नमस्कार जोहार साथियों, जोहार पाठशाला के खोरठा क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज के इस सेशन में आपको ग्रामर तो नहीं मिलने जा रहा, पर जो मिलने जा रहा है वो शानदार होने वाला है ना। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सर एक पथिया डोंगल महुआ का एक पोयम है जय जवान जय किसान, जो समझ में अच्छे से नहीं आ रहा। और एक्चुअली में इस पोयम को समझना इतना सरल है भी नहीं। अगर आप इसे सीधे सीधे पढ़ोगे तो पता चलेगा अलग दिशा में चले जाते हो, और क्या कह रहा है पोयम ये क्लियर हो ही नहीं पाता। तो इसको समझना, बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल अगर आप बारीकी से नहीं समझते हो तो पकड़ नहीं पाते सवालों को। और यही तो है कि एग्जाम में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिससे सारे के सारे सवाल पकड़ में आ जाए। दोस्तों फिर से एक बार समझना, एक पथिया डोंगल महुआ से हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, और इस कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है उस शीर्षक का क्या है? शीर्षक हमारा जय जवान जय किसान। अब ये जो जय जवान जय किसान है, एक्चुअली में ये एक नारा है। जैसे बहुत सारे लोग बहुतों के फैन होते हैं, आप किसी फिल्म स्टार के फैन होंगे, किसी राजनेता के फैन होंगे कि नहीं होंगे, किसी तरह तरह के हो सकते हैं, कोई किसी का भी फैन हो सकता है, कोई किसी यूट्यूबर के फैन होंगे। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग आदर्श मानते हैं, अपना उनका फैन बन जाते हैं। उसी तरह से ये जो कविता आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान, इस कविता के जो कवि हैं वो भी कहीं ना कहीं फैन है। अब किसके फैन है? तो जिसने ये नारा दिया, जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली में एक नारा है। और ये नारा किनका दिया हुआ है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। किनका दिया हुआ नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा है। 1965 के समय में इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किस लिए नारा दिया? ताकि किसान का और जवान का दोनों का मनोबल ऊंचा उठाया जा सके। क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो कहीं ना कहीं, देखो, लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण देश की माली स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी। और युद्ध के समय में आपको दोनों चीज की आवश्यकता होती है। एक तो भारी गड़बड़ियां हो जाती है युद्ध के समय में। क्या क्या गड़बड़ियां होती है? तो युद्ध के समय में देखो सुरक्षा का खतरा रहता है, एकदम हमको दुश्मन का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका मनोबल ऊंचा उठा करके रखा जाए, है ना। अगर वो एकदम मोटिवेटेड रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, तो क्या होगा? जोश खरोश के साथ लड़ाई करेंगे। और युद्ध के दौरान, जब हमारा देश युद्ध के दौरान युद्ध से जूझ रहा होता है, तो देश की आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं चरमराती है, गड़बड़ाती है। उस समय तो हमारा देश लगातार 1965 का जब ये नारा शास्त्री जी ने दिया था, उस समय का हमारा भारत की जो स्थिति थी वो कहीं ठीक नहीं थी। अब खाद्यान्न का भी संकट आ रहा था। तो ऐसे में किसानों को भी प्रेरित करना जरूरी था। और प्रेरित करने के लिए सोचो, देशवासियों को प्रेरित करना है, तो इसके लिए सबसे शानदार व्यक्ति कौन हो सकता है? सबसे शानदार व्यक्ति दोस्तों देश का प्रधानमंत्री ही हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री जब आम जन की बात करता है, जब साधारण जन की बात करता है, तो जो आम और साधारण जन है वो प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री की बातों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो प्रेरित हो जाते हैं। तो शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। क्यों नारा दिया? ताकि जवानों का और किसानों का मनोबल ऊंचा उठाया जा सके। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकदम सरल इंसान, आम इंसान, समझ रहे ना। उनके व्यवहार में ही सरलता थी। आजकल लोग छोटे पद पे जाते हैं तो बौखला जाते हैं, जरा सा गुरुबड़ी में नौकरी नहीं होता, अपने आप को कहीं का सेठ समझने लग जाते हैं। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एकदम सरल इंसान थे। अब इनसे हमारे जो कवि हैं वो एकदम प्रभावित हैं। और जब इनका देहांत हो गया, इस कविता को जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि जब इनका देहांत हो गया तो उन्होंने प्रेरित होकर के, किससे प्रेरित होकर के? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के इस नारे से प्रेरित होकर के पूरा का पूरा एक खोरठा कविता रच डाला, पूरा का पूरा खोरठा कविता रच डाला। और उस कविता का शीर्षक भी वही रखा जो नारा था। नारा क्या था? जय जवान जय किसान। देखो एकदम अप्रोच को समझो। क्लास आपका स्टार्ट हो गया शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि सर समझा रहे हैं तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, पोएम में जाएंगे वहीं से स्टार्ट हो गया, नहीं, यहीं से स्टार्ट हो गया, सवाल यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है? नारा है। किनका दिया हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग लेक्चर के साथ साथ एमसीक्यू भी देखेंगे। हालांकि इसका एमसीक्यू मैं ऑलरेडी एक बार बतला चुका हूं, मगर फिर भी आज के सेशन में हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इस पोयम को। लिखते हैं वो कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सो। राष्ट्र के जो आन बान शान है वो कौन है? देश के किसान हैं। देश के मान सम्मान कौन है? तो देश के किसान सब हैं।
देश के किसान सब हैं। अब किसान के लिए खोरठा में और भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे चासा। चासा, चासा हम लोग किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। तो ये भी बात याद रखना, शब्दों को भी समझ लेना जरूरी है। तो किसान को हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं? चासा भी बोलते हैं। और चासा का मतलब किसान, चास का मतलब होता है खेती। और बोकारो में वो जगह हो जेकर भी नाम चास लागे। चासवास मतलब खेती बाड़ी। कुछ शब्द को सीख लीजिए। चासवास, चासवास मतलब खेती बाड़ी। चासा चासी मतलब भी किसान। चासा चासी का मतलब भी क्या होता है? किसान होता है। ये याद रखना। तो कवि जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि राष्ट्र कर, तो राष्ट्र मतलब देश का। तो देश के जो आन मान है, देश कर किसान सभी है। और एक बात सच है भाई, देश को दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपको देशवासियों के लिए भाई भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन ही हमारे लिए, भोजन से ही तो हमें ऊर्जा मिलती है ना। अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम पता चलेगा टपक गए, निपट गए। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो देश कहां से रहेगा? नहीं ना रहेगा। और दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा भी जरूरी है। और देश की सुरक्षा कौन करते हैं? तो जवान करते हैं, सैनिक करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सैनिक ही देश की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। वो हमें दुश्मनों से बचा करके रखते हैं। तो ये सब जो है किसान और जवान, ये दोनों देश के लिए जरूरी तत्व हैं। देश के लिए, किसी भी देश के लिए जरूरी तत्व हैं। इनके बिना देश नहीं रह पाएगा। फिर पता चलेगा खत्म हो गया। तो राष्ट्र के आन मान शान, कवि जी कहते हैं ये तो किसान ही है। देशक जवान कर प्राण है किसान सब। और इतना ही नहीं, देश के जवान जो देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं, इनके भी प्राण कौन है? तो हमारे किसान ही है। एकदम सही बात है भाई। अब भले से जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं, पर उनको भी तो भोजन की आवश्यकता होती है। उनको भी तो खाना पीना चाहिए, और खाने पीने के लिए अनाज चाहिए। और अनाज कौन उत्पादित करते हैं? तो हमारे किसान उत्पादित करते हैं। तो यहां क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर दे रहे हैं हमारे कवि जी, तुलना कर रहे हैं। यहां पे हो सकता है सवाल बना करके पूछ लिया जाए कि कवि मते जवान यार किसान से बढ़ के है? तो जवान और किसान में भी बढ़ करके हमारे किसान है। बनाया जा सकता है सवाल अंदर घुस करके। तो जवान और किसान में भी देखो, यहां पे क्या करें? जवान के भी प्राण कौन है? तो किसान सब है। कैसे है ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि किसान ही अन्न उत्पादन करते हैं, और उसी अन्न को खा करके हमारे जवान जो है वो क्या है? डटे रहते हैं। ठीक है। कामे जगत उबे मगुर उबे नहीं जाने किसान। यहां पे नई इया है, इया अनुनासिक साड़ा है। ठीक है, नाक से निकलता है ये इया, है ना। तो देखो, कामे जगत उबे, उबे काम करते करते पूरा संसार जो है वो थक जाता है, उब जाता है। उब जाने का मतलब थक जाना। नहीं देखते हैं बड़ी पढ़े वाले ना स्टूडेंट भी पढ़ लियो, अब हो गलो, अब हमारे से ना हो। तो रतिया क्या करेगा? रात भर पढ़ाई करेंगे। आज पढ़े कखनी शुरू करेगा? 12 बजे रतिया से शुरू करेगा, और 4 बजे 5 बजे भोर वाले पढ़ेगा और बोलेगा रात भर पढ़ लियो। अरे ये रात भर पढ़ना हुआ? और 12 बजे इंतजार करेगा, एकदम रील देखते रहेगा। ये पढ़ाई नहीं है। आप लगन रहिए ना। पढ़ने वाले टाइम देख करके पढ़ाई नहीं करते, पढ़ने वाले पढ़ाई करते हैं। और पूरे संसार में एक किसान वर्ग ही ऐसा है जो क्या करता है? जो ये नहीं देखता कि मैंने कितना देर काम किया, मैं काम करते करते थक गया। नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रकृति से मिले हुए अवसर को हमको क्या करना है? जल्दी जल्दी अवसर का लाभ ले लेना है, और अपने फसल को क्या करना? बो देना है, या जो भी करना है काम फिनिश करके रखना है। अगर लेट किए तो पता चलेगा हमारा फसल बर्बाद हो गया, हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। इसीलिए पूरे दुनिया में एक ही वर्ग है, किसान वर्ग, जो कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकता। सच में कभी नहीं थकते। पूरा पसीना से तर-बतर रहेंगे, मगर लगातार काम करते रहेंगे। हल चलता रहेगा, ढेला फोड़ते रहेंगे, बीज बोएते रहेंगे, हर तता करते रहेंगे इन लोग। तो इसी के लिए कवि जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पूरे संसार में एक वर्ग है, किसान वर्ग, जो कभी नहीं उबता, कभी नहीं थकता। काम में जगत उबे, काम से पूरा संसार उब जाता है, मगर उबे नहीं जाने किसान। लेकिन किसान अपने काम से कभी नहीं थकते, कभी नहीं उबते, करते रहते हैं अपना काम। देश कर बीसी लागे सब जवान सब किसान। यहां पे एक शब्द आ रहा है बीसी। अब बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब मेरुदंड, रीढ़। समझ रहे? तो जिस प्रकार से शरीर के लिए रीढ़ होता है, रीढ़ अगर नहीं रहेगा ना तो शरीर आपका क्या हो जाएगा? समझिए, गए आप, है ना। 10% दिमाग में रीढ़ में रहता है, यो जान लीजिए। 90% खोपड़िया में हो, 10% रीढ़ में रहता है। अब बोला जा रहा है कि देश का बीसी, यानी कि देश का मेरुदंड जो है किसान ही है। अगर ये किसान, देश का बीसी लागे सब जवान सब किसान, यानी कि देश के मेरुदंड, जैसे शरीर का मेरुदंड शरीर के लिए क्या करता है? शरीर को खड़ा रखने का काम करता है। मजबूत नहीं, शरीर को खड़ा रखता है।
और उसी प्रकार से हमारे देश के लिए सभी जवान और किसान हैं जो हमारे देश को खड़ा रखते हैं, यानी कि देश को बचा करके रखते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा देश ही नहीं रहेगा, और देश ही नहीं रहेगा तो सब खत्म। तो इसीलिए हमारे कवि जी ने इस्तेमाल किया बीसी शब्द का, यानी कि देश के जो मेरुदंड है, देश के जो रीढ़ है, वो कौन है? हमारे जवान और किसान सभी तो हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलो आगे समझते हैं हम लोग। कहते हैं कि समुद्र के ढेव कर गागानी आवाज घोर, यहां पे घोर लिखा हुआ है, समुद्र के ढेव कर गागानी की आवाज घोर, हाड़ कपवा जाड़ कहीं गर्मिक ताव जोर, तरवार एक धार सहवा जंगरा किसान कर, बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई जवान यार किसान। यहां पे खूबे क्या कह रहे हैं समझना, पहले शब्दों को समझ लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं समुद्र के ढेव, यानी कि समंदर का ढेव। ढेव मतलब समझते हैं ज्वार, ऊंची ऊंची लहरों को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार। और भाटा में क्या होता है? वो लहरें नीचे आती। तो ज्वार भाटा तो आप लोग बचपन से पढ़े जानते होंगे। तो ज्वार के लिए खोरठा में शब्द इस्तेमाल होता है ढेव, है ना। तो समुद्र के ढेव कर है ना, ढेव कर, चाहे समुद्र का ढेव हो, ज्वार हो, ऊंची ऊंची लहरें की बात हो, या फिर गागानिक आवाज घोर। गागानिक मतलब गगन का, आसमान का घोर आवाज हो, चाहे प्रचंड समुद्र की लहरें हो, चाहे प्रचंड गागानिक आवाज हो, गगन की आवाज हो। कभी देखें बरसात के समय में एकदम गर्जना होती है, तो यहां गागानिक आवाज घोर का मतलब आसमान से होने वाली गर्जना। और समुद्र के ढेव कर, समुद्र के ढेव मतलब समुद्र की प्रचंड लहरें। देखते हैं लहरें एकदम तूफान की तरह उठती हुई आती हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ निकल जाएंगी, और जो लोग होते हैं वो अपना जान बचा करके इधर उधर भाग जाते हैं। भाग नहीं भाई कौन जाएगा। लेकिन समझना यहां पे, चाहे समुद्र एक ढेव कर गागानी की आवाज घोर, हाड़ कपवा जाड़ कहीं गर्मी करता वो जोर। इस पूरे को साथ में समझना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। क्या जा रहा है? हाड़ कपवा जाड़ मतलब हाड़ को कपा देने वाला ठंड हो। हाड़ कपवा देखते हैं कभी कभी एकदम पूरा इतना ठंडा हो जाता है, सिलोही वाला ठंडा। सिलोही चलो जखनी तखनी हड्डी एकदम लगता है जैसे हड्डिया में ठंडवा घुस गेले एकदम, और लगो दैया एकदम कपा दे अंदर से। कोई बोरसी तोरसी तकनीक काम ना आया हुआ है। आदमी के लगो तकनी अगिया के पास एकदम आराम से ऐसे बैठल रहे, अगिया के छोड़ के ना जाए, एकदम बोरसी तापत रहे। आग का क्या करें? आग के जो ताप है उस ताप का आनंद लेते रहे, सुख लेते रहे, चाहे एकदम मोटा रजाई में घुस जाए। तो वही बात कह रहे हैं, हाड़ कपवा जाड़, हड्डी को कपा देने वाला जाड़ हो, चाहे गर्मी करता हो, जो चाहे घोर गर्मी हो, घोर एकदम तेज गर्मी हो। तेज गर्मी में देखते हैं आदमी बेहोश हो जाता है गर्मी कर, कभी मरियो जाते हैं। गर्मी कर जोर, तरवार एक धार सवा जंगरा किसान कर। लेकिन जांगर का मतलब होता है देही के काबू, देही के बल, शरीर का बल। उसके लिए खोटा में जांगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। घरवा में गरिएबो करता है, जंगरा जहर गलो कार है, मैंने काबू खत्म हो गया का तुमरा, समझ रहे ना। काबू मतलब शरीर का जो बल है वो। तो जांगरा मतलब देही का बल। कहा जा रहा है तरवार एक धार, तरवार एक मतलब तलवार का, धार सहवा मतलब सहन करने वाला जांगर किसान कर होता है, यानी कि इनका जो शरीर है वो तलवार का भी धार सहन कर सकता है। देखिए इस पूरे का अर्थ क्या है कि किसान जो है वो प्रकृति की प्रदत्त विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं। किसान और जवान सब जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं। ये प्रकृति की दी हुई समस्याओं से या तकलीफों से एकदम नहीं घबराते। आपने बीच में या कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, देखा था कि बर्फबारी में देखो हमारे जवान जो होते हैं वो एकदम तने हुए रहते हैं। भले से कश्मीर में पूरा बर्फबारी होता है, उत्तराखंड सब में जाकर के देखो पूरा बर्फबारी वगैरह होते रहता है, और जवान जो है एकदम माइनस, यूट्यूब में वीडियोस खोजना, एकदम खाने के लिए जो उन लोगों को मिलता होता है ना, बर्फ बन जाता है, पनिया भी बर्फ बन जाता है। फिर भी उन लोग क्या करता है, वहां पे टिकल रहता है देश की सुरक्षा के लिए। कई बार क्या होता है, बर्फबारी जब बहुत बर्फबारी होने लग जाती है तो कई जवान हमारे उस बर्फबारी में दब भी जाते हैं और अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, मगर फिर भी हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। एक जवान थे जो बर्फ में दब गए थे, कई दिनों तक दबे रहे थे और फिर भी जिंदा निकले। हालांकि बाद में वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, यूट्यूब पे उनका वीडियो मिल जाएगा। वो कई दिनों तक बर्फ के अंदर दबे रहे। ऐसे धैर्यवान, ऐसे हिम्मती हमारे जवान होते हैं। हमारे जवान ऐसे हैं, बर्फ के अंदर दबे रहना कई दिनों तक। सोचिए कोई आदमी तुरंत मर जाएगा ठंडा से, और बर्फ के अंदर दबे रहने के बाद भी जिंदा रहे। और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं हमारे किसान और हमारे जवान। बरखा कर मार सहवा गतरा किसान कर। बरखा मतलब बारिश,
बारिश का मार, किसान का शरीर तो भाई बारिश का एकदम, किसान और बारिश दोनों में तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम है। पानी गिर रहा, किसान के हल चल रहा, पानी गिर रहा है, किसान काम कर रहा है। अगर किसान गर्मी, ठंडा, बरसात या प्रकृति प्रदत्त विषम परिस्थितियों से घबरा जाएगा तो खेती कर सकेगा? अरे किसान के बेटा क्योंकि राजा के बेटा है, किसान है ना वो। किसान जो है वो विषम परिस्थितियों से भागते नहीं है। विषम परिस्थितियां इनके लिए क्या है? विषम परिस्थितियां इनके लिए तो आभूषण की तरह है जिसको ये प्रेम से पहनते हैं। तो किसान और जवान दोनों के बारे में बात किया जा रहा है कि ये बड़े वीर और बड़े धीर होते हैं। ये जवान और किसान खूब वीर होते हैं, बहुत वीर होते हैं किसान और जवान। ये वीर व्यक्ति ही कर सकता है। और धीर का मतलब क्या होता है? धीर मतलब धैर्यवान, बहुत धीरज होता है इन लोगों में, धैर्य होता है, सच में बहुत धैर्य होता है। जवान लोगों को देखो कि लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं और उसके बावजूद जहां पे रहते हैं वहां पे सब कुछ अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल रहता है। मौसम प्रतिकूल, खाना सही से नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद कभी भी दुश्मन गोली चला करके मार दे सकता है, मगर फिर भी ये डटे हुए रहते हैं। तो ऐसा धैर्यवान इंसान ही कर सकता है, ऐसा वीर इंसान ही कर सकता है। आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता इसको, समझ रहे ना। जो थोड़ा लोभी होगा और डरपोक होगा वो बिना मतलब धैर्य वाला इंसान ये सब चीजें नहीं कर सकता। किसान के साथ भी यही बात है। अब बेचारा खूब मेहनत करता है, फसल लगाता है, पता चला अकाल हो गया, सब बर्बाद। पता चला फसलें नहीं आया, फसल में कीड़ा लग गया या कोई बीमारी आ गया, फसल बर्बाद हो गया। फसल सही से नहीं हो पाया, सही से पानी नहीं मिल पाया या सही से धूप नहीं हो पाया, गया फसल। लेकिन किसान हिम्मत हारते हैं क्या? नहीं हारते किसान। फिर अगली बार अगले सीजन में वो कर्जा लेकर के फिर से अपनी खेती करते हैं, फिर से खेती करते हैं। तो ऐसे वीर और धीर होते हैं हमारे किसान और हमारे जवान। यहां पे गतरा, गतरा का मतलब क्या होता है? शरीर। बरखा कर मायर सहवा यानी बारिश झेल लेने वाला शरीर होता है किसान का। तलवार धार सहवा, तलवार का धार सहन कर लेने वाला जंगरा यानी कि ताकत होता है किसके पास? तो हमारे किसानों के पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का भी हमारे किसान क्या करते हैं? सामना कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ये सब क्या बतला रहा है? ये सब प्रतिकूल परिस्थिति को बता रहा है। अनुकूल हो तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो तब जो काम करे उसी को तो वीर कहा जाएगा ना, उसी को तो धीर कहा जाएगा ना। यानी कि अभी देखो क्या करता है, अभी पढ़ने वाले हैं आप सब, तो बहुत लोगों को सुविधाएं मिल रही होंगी और कुछ लोगों को बोलेगा, रिजल्ट जब आएगा तो बोलेगा हमारा तो पढ़े ले किताब मिलबे नहीं किया, हमारा तो पढ़े ले लैपटॉप मिलबे नहीं किया, मोबाइल मिलबे नहीं किया, हम तो दिल्ली पटना रांची जेबे नहीं किए, तो हम कैसे परीक्षा पास करते? अरे भाई ये सब बहानेबाजों की बहाने हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो अपना जुगाड़ कर लिए हैं। किताब नहीं है तो दोस्त के पास जाकर के पढ़ रहा है, कोर्स नहीं है उसके पास तो किसी दोस्त के साथ मिलकर के कोर्स वर्स लेकर के पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? अगर बाहर नहीं जा पाया तो भाई YouTube से तैयारी कर ले रहा है। तो जिसके पास नियत है मेहनत करने की, वो सही सच्चे नियत से मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं बहाना नहीं बनाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, किताब नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं बनाएगा। वो काम कर लेगा, पढ़ लेगा। लेकिन जिसके पास बहाने बनाने, वो बहाना बनाएगा और बहाने बनाने वाले जीवन में कभी तरक्की नहीं करते, याद रखिएगा। तो ये जो है किसान और जवान सब ये बहाने बनाने वाले वर्ग के नहीं है, ये मेहनती लोग हैं, वीर हैं, धीर हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करते हैं। चाहे समंदर के ढेव का गागानी आवाज हो, हाड़ कपवा जाड़ कहीं गर्मी करता उजोर, तरवार एक धार सावा जंगरा किसान कर, बरखा कर मार सावा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर जवान यार किसान। तारीफ में निकलने वाले शब्द हैं जवानों की और किसानों की। क्या कर रहे हैं हमारे कवि जी? प्रशंसा कर रहे हैं। इस पैराग्राफ से आपको नहीं पता चल रहा, जवानों और किसानों की ये प्रशंसा कर रहे हैं और यथार्थ भी कह रहे हैं। इस कविता से आपको, कविता के इस पैराग्राफ से आपको ये पता चल रहा है, इसमें जो बातें की जा रही है वो यथार्थ बातें की जा रही है। ये सच है। ये क्या है? सच है। कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं वो। आगे लिखते हैं, शत्रुक लहू बहाय संतरे धाराएं जवान, घामे सौंप सौंप गतर हंसुआ हाथे किसान। अब इसको जरा से समझो, यहां पे कुछ शब्द आ गया। देखो क्या कहा जा रहा है यहां पे, समझना। कह रहा है कि शत्रुक लहू बहाए संतरे धाराएं जवान। संतरे धाराएं मतलब देखो, संतरे शब्द जो है ना वो जमीन पे फैल करके बहना होता ना, उसके लिए शब्द यूज किया जाता संतरे। संतरे धाराएं जवान यानी कि शत्रु के लहू को बहाते हैं कौन? शत्रु के यानी कि दुश्मन के खून को जमीन पे धारा की तरह बहा देते हैं। कौन? तो हमारे जवान। जमीन पे धारा की तरह बहा देते हैं कौन? हमारे जवान। शत्रु के रक्त को जमीन पे धारा की तरह बहाने वाले हमारे जवान। और दूसरी तरफ घामे, घामे मतलब पसीने से सौंप मतलब पसीने से तरबतर शरीर, गतर मतलब शरीर। और हंसुआ हाथे किसान
मतलब पसीना से बेचारा किसान तरबतर है, काम करते करते, चाहे गर्मी की वजह से पूरा शरीर से पसीना निकल रहा है, लेकिन उसका फोकस कहां है? फोकस अपने काम पे है, फोकस्ड अपने काम पे है। ये नहीं कि पसीना निकल रहा है तो पसीना पे ध्यान दिए हुए हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, तनी छांव में चले गए, नहीं, किसान जो है वो अपने काम पे फोकस्ड रखता है। इसीलिए तो कभी कहते हैं कि घामे सौंप सौंप गतर, हंसुआ हाथे किसान, खेले जवान लहू खोली, कूटा लिखे जीव जाए। अब फिर यहां पे एक शब्द आ गया, कूटा लेखे। कूटा लेखे मतलब कूटने वाले की तरह। अब कूटने वाले की तरह मतलब यहां पे किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही। कूटने वाला जैसे नहीं देखते ओखली खली देखे ना, जिसमें एक रत्ता ऊपर से कूटते हैं, चाहे और किसी चीज से कूटते हैं कोई वस्तु, कूटने वाली वस्तु की तरह जीव जाए। कूटने वाली वस्तु जो होती है वो क्या होती है? कठोर। तो यहां कूटा लेके शब्द जो है वो कठोरता को बता रहा है। किसको बता रहा है? कठोरता को बता रहा है, कठोरता को। याद रखिएगा, कूटा लेके मतलब कूटने वाले की तरह, कूटने वाले वस्तु की तरह। और कूटने वाले वस्तु कैसे होते हैं? तो कठोर होते हैं। तो कूटा लेके शब्द का तात्पर्य क्या होगा? कठोरता। कहते हैं कि खेले जवान लहू होली, हमारे जो जवान हैं वो रक्त की होली खेलते हैं। रक्त की होली कौन खेलेगा भाई? जो बहादुर होंगे, वीर होंगे, वही रक्त की होली खेलेंगे। तो हमारे जवान दुश्मनों के साथ रक्त की होली खेलते हैं और उनके खून को धारा की तरह जमीन पे बहाते हैं, दुश्मन को मारते हैं। धारा की तरह बहाने का क्या मतलब है? कि हमारे जवान शत्रु को क्या करते हैं? खूब मारते हैं, है ना, मार देते हैं हमारे जवान शत्रु को, तभी तो हमारा देश सुरक्षित रहता है। कहते कि हमारे जवान लहू की होली खेलते हैं अपने जान की परवाह किए बिना। कूटा लेके मतलब कठोरता के, अपने जीव को कठोर जान, कठोरता शब्द को बताया जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि वो अपने जान की जरा भी परवाह नहीं करते और क्या करते हैं? खून की होली खेलते हैं। मारो, हम मार देंगे, नहीं तो दुश्मन, तुम अगर हमारे देश में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे सीने को चीर देंगे। ये बोले खीर मांगोगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब ये किसके लिए कहा जाता है? दुश्मन के लिए कहा जाता है। वही बात यहां पे भी कहा जा रहा है कि खेले जवान लहू होली, यानी कि दुश्मन को चीर देते हैं हमारे जो जवान हैं और अपने जान की जरा भी परवाह नहीं करते। हमको इस समय जो नाम मैं भूल रहा हूं कैप्टन का, उन्होंने कहा था कि मैं जरूर लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, चाहे तो तिरंगा फहरा करके लौटूंगा, चाहे तो तिरंगे में लिपट करके आऊंगा। तो ये है हमारे बहादुर जवान। उनका नाम मैं भूल रहा हूं, हाँ, संदीप उन्नीकृष्णन उनका नाम है ना। संदीप उन्नीकृष्णन ने कहा था कि मैं जरूर लौटूंगा, चाहे तो तिरंगे को फहरा करके, यानी कि विजय लेकर के लौटूंगा, और अगर विजय लेकर नहीं लौटा तो तिरंगे में लिपट करके लौटूंगा, मैं लौटूंगा जरूर। देखो रोए सिहर जा रहे। ये थे हमारे जवान संदीप उन्नीकृष्णन। उन्होंने कहा था तो हमारे जो जवान होते हैं वो अपने जान की जरा भी परवाह नहीं करते। उनके लिए एक ही मकसद है, अपने देश की सुरक्षा। हमारे किसान भी अपने जान की जरा भी परवाह नहीं करते। उनका भी एक ही मकसद होता है कि हमें हमारे देश के लोगों का क्या करना है? पेट भरना है, अन्न उत्पादन करना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। कसट काट काल काटत रहे किसान। काल का मतलब यहां पे समय होता है। तो किसान हमारे, देखो किसान इतना मेहनत कर रहे हैं, जवान इतना मेहनत कर रहे हैं। दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, हालांकि यहां पे किसान का है तो आगे क्लियर करूंगा। किसान और जवान दोनों, ऐसा नहीं है कि लोग इतना देश के लिए समर्पण कर रहे हैं, देश के लिए अपना जान तक लुटा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं, और तो बदले में इन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है और अपना जीवन एकदम ऐसो आराम में बिता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो वर्ग ऐसा है कि किसान के बारे में यहां पे जो करे, जवानों के लिए भी ये बात लागू होता है कि कसट काट बेचारे किसान खूब मेहनत करके फसल उत्पादन करते हैं। टमाटरवा खूब उपजाओ दिन, अब पता चलो 1 रुपए किलो बिक गलो, बेचारे तोड़ना भी नहीं चाहता। फूलगोभी उपजा दिया, पूरे फूलगोभी उपजा दिया, एकदम एकड़ के एकड़ में उपजा दिया किसान, दिन रात मेहनत करके, पसीना बहा करके। मगर होता क्या है? बेचने के टाइम में पता चलो कि 1 रुपए किलो व्यापारी मांग रहा है। अब उसका बेचारा का तोड़ने, फिर वो तोड़ भी नहीं बोलता, ले जकरा ले जाना ले जाओ, जानवर चरवा देता है, रोड पे फेंक देता है। हालांकि अभी टमाटर बड़ी महंगा हो गया है अभी बहुत महंगा हो गया है। अरे कहने बम्बई के किसाने से करोड़पति हो गया टमाटर उपजा करके। तो कभी कोई के साथ ऐसा होता है। लेकिन किसान का जो पूरा का पूरा जीवन है ये कष्ट में ही बीतता है। कभी भी किसान के शरीर में आप पूरे अच्छे वस्त्र नहीं देखोगे। बेचारा उतना है ही नहीं उसके पास, गरीबी में जीवन बीतता है, कष्ट में जीवन बीतता है। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कर्ज में इतने दब जाते हैं कि अंत में उनको फांसी भी लगाना पड़ता है, फांसी लगाना पड़ता है उन लोगों को। ये है हमारे किसानों की सच्चाई, ये है हमारे देश के किसानों की सच्चाई। और पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि आज तक हम किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए।
हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया गया, मगर किसानों की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आप किसानों के बारे में जरूर सोचना कि किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन है। यहां पता चलता है कि कोई कल्याणकारी योजना आया तो किसान के नाम पे सभी किसान बनकर लूटने में लग जाता है और वास्तविक किसान तक वो योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। ये बड़े दुख की बात है। हम सबको विचार करना चाहिए और हम सबको ये सोचना चाहिए कि किसानों का जो सुसाइड केस है या वो बहुत बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। हमें किसानों के लिए आगे आने की आवश्यकता है और दिल से आगे आने की आवश्यकता है। तो आप सब जब अधिकारी बनोगे तो किसानों के लिए दिल से काम करोगे। जब भी किसान की बात हो तो एकदम संवेदनशील होकर के काम करना है, तभी मैं जानूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कसट काट काट, यानी कि इनका पूरा जीवन कष्ट काट काट करके बीतता है। काल काटते रहे किसान, काल काटते रहे मतलब समय काटते रहते हैं किसान। चुप सधवा बड़ निडरा सब जवान और किसान, जवान हुआ यहाँ पे जवान। चुप सधवा मतलब चुप्पी साधने वाले। चुप्पी कौन साधेगा भाई? जो धैर्यवान होगा। कौन होगा? जो धैर्यवान होगा। तो चुप सधवा मतलब चुप्पी साधने वाला, और चुप्पी साधने वाले का यहां से तात्पर्य क्या है? धैर्यवान। क्या है? धैर्यवान। तो हमारे किसान जवान जो होते हैं बड़े धैर्यवान होते हैं, और धैर्यवान होने के साथ साथ बड़े नीडर भी होते हैं। इनके धीरज का सामना आप नहीं कर सकते। इनके जैसा धीरज सब में नहीं होता। ये इन्हीं में मिलेगा, किसान में और जवान में ही मिलेगा। भूखे पेट रहना, दुश्मन से लड़ते रहना, कब मर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है ना। प्रकृति का जो दिया हुआ कष्ट है उस कष्ट को भी सहन करना, ये आम व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इतना धीरज एक जवान और किसान में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों बड़े नीडर भी होते हैं। बड़े नीडर मतलब साहसी। इनके भीतर डर नहीं, एकदम साहसी मिलेंगे। अरे जवान अगर डर जाएगा तो रह पाएगा, सुरक्षा कर पाएगा? भाग जाएगा डर से। पता चलेगा दुश्मन आके मार के चला गया। एकदम नहीं डरते, बोलते हैं सीने पे गोली मारो, पीठ पे नहीं, सीने पे गोली मारो। सीने पे सीना आगे करके रखते हैं। और किसान अगर डर जाएगा ठंडा से, गर्मी से, बरसात से, तो खेती कर पाएगा? अरे नहीं, गया इसका। फिर सुबह से उठना पड़ता है। आदमी यहाँ एकदम चांद के सुतल रहता है 12 बजे ले। किसान बेचारे एकदम सुबह में 4 बजे भोरे उठ जाते हैं, चल देते हैं खेत की तरफ। तो बड़े नीडर, बड़े धैर्यवान और बड़े साहसी होते हैं हमारे जवान और किसान। आगे लिखते हैं कि दुश्मन कर देख यारो उमे गुमे गूठे। उमे गुमे गूठे मतलब एकदम उत्साहित हो उठते हैं, है ना। उमंग इनके भीतर आ जाता है, एकदम उत्साहित हो जाते हैं। दुश्मन को देखकर के ये डरते नहीं और वो उमंग आ जाता है इनके भीतर और भी उत्साहित हो जाते हैं। काया भुजक बोले कोड़े पत्थरे कुआं चासा। अब देखो यहाँ पे किसान के लिए इसी कविता में 2 शब्द आया ना, एक तो किसान शब्द आया और एक चासा शब्द आया। तो याद रखिएगा इस कविता में किसान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन खोटा शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चासा का भी प्रयोग किया गया है और किसान का भी प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, देखो चासा शब्द मिला यहाँ पे। काया भुजक मतलब अपने भुजाओं के बल पे, काया मतलब शरीर, भुजा मतलब भुजा, बाहें। तो अपनी भुजाओं, अपने शरीर के बल पे किसान जो है वो पत्थर का भी कुआं कोड़ देते हैं, पत्थर का भी कुआं खोद देते हैं। समझ रहे हैं? इतने बलवान होते हैं ये। पत्थर का भी कुआं खोद देते हैं। पाइत सांसे देसे पूजाए मगन रहे पारे जवान। और जवान मतलब पत्थर का कुआं खोदने का क्या मतलब है? पत्थर के कुआं खोदने का मतलब है कि किसान की भुजाओं में इतना बल है कि ये कठिन से कठिन दुष्कर कार्य को भी कर देते हैं। हिचकते नहीं है, कर दो, पत्थर का भी कुआं खोद दो। इतना भुजाओं में बल है, इनको अपने बल पे भरोसा है। बड़े हिम्मती होते हैं हमारे किसान जवान। तो क्या काया भुजाक मतलब अपनी काया शरीर की भुजाओं के बल पे, अपनी बाहों के बल से पत्थर का कुआं भी किसान जो है वो खोद देते हैं। पैत सांसे देसे पूजाएं मगन रहे पारे जवान। और अपनी प्रत्येक सांस देश के लिए समर्पित कर देते हैं। देश की पूजा में मतलब देश की सुरक्षा में मग्न रहने वाले, देश की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? समर्पित कर देते हैं। देश की पूजा में मग्न रहते हैं किसान, जवान, है ना। तो जवान जो है अपनी प्रत्येक सांस देश की सुरक्षा के लिए क्या कर दिए हैं? समर्पित कर दिए हैं, देश के नाम कर दिए हैं। योजना के सुधार रूप देवे व्यवहारे किसान। दे है व्यवहारे किसान। अब यहां पे समझना, यहां पे आराम से समझना, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे बता रहा हूं योजना कौन बनाती है? सरकारें बनाती है। तो सरकार की योजनाओं को सुधार रूप दे है व्यवहारे किसान, यानी कि योजनाओं को, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं
को व्यवहारिक रूप हमारे किसान ही तो देते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, थोड़ा सा एग्जांपल देखो। जैसे सरकार ने क्या किया, राशन बांटो योजना लाया। अब देखो क्या बोली कोरोना के टाइम में कि सबको राशन देंगे। अब राशन में क्या देना है भाई, चावल देना है, दाल देना है, चीनी देना है, जो भी देना है ना। अब बताओ कि किसान अगर इस चावल दाल का उत्पादन नहीं करेगा तो सरकार की योजना व्यवहारिक रूप में सफल हो पाएगी, हो पाएगा बताइए। तो किसान के बगैर सरकार की योजनाएं भी विफल हैं। अब सरकार ने योजना लाया, क्या हमारे झारखंड सरकार ने योजना लाया है ना, दाल भात योजना लाई है। दाल भात योजना 5 रुपया में सबे दाल भात खाओ लाई है, 5 रुपया में दाल भात खाने वाली योजना। अभी 5 रुपया में जब दाल भात है तो दाल भात खिलाने के लिए, इस योजना को सफल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, हमें किसानों की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है। अगर हमारा किसान चावल उत्पादन करवे नहीं करेगा, दाल उत्पादन करवे नहीं करेगा, सब्जी उत्पादन करवे नहीं करेगा तो दाल भात योजना का सफल हो जाएगा, बताइए सफल हो जाएगा, नहीं ना सफल होगा। तो वही बात यहाँ पे यही तो समझा रहे कवि जी कि किसानों का महत्व देखो, हल्के में ले रहे हो का। किसान जो है, किसान ही तो है जो सरकार की योजनाओं को भी व्यवहारिक रूप देने में क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं। इनके बिना सरकार की योजनाएं भी सफल नहीं हो पाएंगी। कई योजनाएं, अब कपास उत्पादन कर ले, धोती साड़ी योजना चल रहा है, धोती साड़ी बांट ले चल रहे हैं। अब धोती साड़ी के लिए भाई कपास उपास चाहिए, धागा वो सब चाहिए, कहां से उत्पादित होगा, किसान ने देगा। और भी कई योजनाएं हैं जो बिना किसानों के सहयोग के सफल हो ही नहीं सकती। तो यही बात हमारे कवि जी भी कह रहे हैं, ये है हमारे किसान, देश का नौनिहाल रहे जवान और किसान। देश के नौनिहाल है हमारे जवान और किसान। कौन है, हमारे जवान और किसान। आगे क्या कहते हैं कि विपत देख संगी कर बजर तरी डांट मन। अब यहां पे समझो, विपत देख संगी कर, यानी कि संगी अपने साथी को विपत्ति में, विपत मतलब विपत्ति में देख करके, संकट में देख करके ये अपने मन को क्या करते हैं। अब देखो, देख रहा है कि मेरा दोस्त मुश्किल में फंसा हुआ है, मुश्किल में फंसा हुआ है, विपत्ति में फंसा हुआ है मेरा दोस्त। तो ये ऐसा नहीं सोचते करे अगर हम गए वहां तो मर जाएंगे, हम पता चलेगा गए उसको बचाने के लिए और हम खुद भी गए टपक जाएंगे। ऐसा हमारे जवान कभी नहीं सोचते। देखते कि मेरा दोस्त विपत्ति में फंसा हुआ है तो ये क्या करते हैं, ये अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने मन को डांट करके, मतलब अपने मन को कठोर बना करके, अपने मन को सख्त बना करके। डांट मन मतलब सख्त मन, कठोर मन, यानी कि अपने कठोर मन का क्या मतलब है बताओ, कठोर मन का क्या मतलब होगा, मतलब कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। अरे भैया, अगर किसी को संकट में हमने देखा, और वो भी संकट मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बचाने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा सर, आपको भी परेशानी हो सकती है, आपके भी जान जा सकते हैं। लेकिन हमारे जवान ऐसे होते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं। वो ये सब कभी नहीं सोचते कि हम मर जाएंगे, हमको गोली लग जाएगा, हमको नुकसान हो सकता, कभी नहीं सोचते। और अपने दोस्त को जब भी मुसीबत में देखते हैं तो अपने मन को क्या करते हैं, कठोर बना करके ये अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपने साथी को बचाने के लिए क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। ऐसे हैं हमारे देश के जवान। चाड़े पिघले मोम लखे हवे लागे नरम। लेकिन यहाँ पे डांट मन मतलब ये इनका सख्त मन, कठोर मन शब्द लिखने के बाद कवि जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनका मन नरम नहीं होता है। सो मतलब एकदम ये सब क्या बोलते हैं उसको, बड़ी अकड़ वाले इंसान होते हैं या बड़ी कठोर इंसान होते हैं, नहीं, मन से ये बहुत नरम होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ डांट मन कहने का मतलब है कि ये जो है अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और अपने साथी की विपत्ति में मदद करते हैं। चाड़े पिघले मतलब तुरंत पिघल जाता है मोम की तरह, मोम लिखे मतलब मोम की तरह, हवे लागे हैं नरम, और तुरंत नरम भी होने लग जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये दोनों जो लाइन आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइन से क्लियर है कि हमारे जवान जो हैं ये अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बहेंगे तो पता, देखते हैं हनी ट्रैपिंग चलता है। हनी ट्रैपिंग क्या है, हनी ट्रैपिंग समझते हैं, लड़कियां लुड़कियां बतिया के एकदम गोल गोल, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा सैयद, तू ही हमारा करेजा। किसको बतियाती है, देखती कौन कौन मतलब सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगा, किसके पास उन लोगों से जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैपिंग किया जाता है। लड़कियों से क्या किया जाता है, लड़की सब लड़का को फोन करेगी और लड़का को फंसा लेती है, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कामों में है, जिनके पास अच्छी देश से रिलेटेड जानकारियां होती है। आप फंसा करके क्या करो थी, फंसा करके ओकर से जानकारी ले लेती है, और जानकारी ले करके
गेम कर देती है, फिर देश में हमला करवा देगी और क्या। तो क्या किया जाता है, ये जो हमारे जवान होते हैं ये ऐसा नहीं है, वो भावनाओं में बहने बहने वाले नहीं होते, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे गोली चलता रहे, चाहे हनी ट्रैपिंग का मामला हो, चाहे कुछ और भी हो, ये एकदम सख्त इंसान होते हैं। लेकिन सख्त कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरे सख्त होते हैं, ये दिल के बहुत नरम भी होते हैं, एकदम इनका दिल जो है मोम की तरह होता है। जहां दरिया दिली दिखाना हो वहां हमारे जवान दरिया दिली भी दिखाते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब विपदा वगैरह आती है और हमारे जवान जब जाते हैं वहां किस तरह मदद करते हैं, देखते हैं, प्राणों से खेल के सबकी मदद करते हैं। तो बड़े दरिया दिल इंसान भी होते हैं, बड़े नरम दिल के भी होते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मुखल जगत कर, अच्छा मुखल है भूखल, यहाँ पे भूखल है, क्लियर है, भूखल, भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई राखल गछल धान चौर छोहे देहे लुटाए। इसका मतलब समझिए कि भूखी जगत का पुकार सुनकर के हमारे जो किसान होते हैं, ये ऊपर में आपने देखा जवानों के बारे में, नीचे कह रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं ये भूखी संसार, भूखे जगत का क्या सुन करके, पुकार सुन करके क्या करते हैं, आपन राखल धान चौर छोहे देहे लुटाए। धान चौर का यहाँ पे मतलब धान चावल ही नहीं होगा, धान चौर का यहाँ पे मतलब होगा अन्न का भंडार। क्या होगा, अन्न का भंडार, समझना। धान चावल से ऐसे मतलब तो धान और चावल से है, मगर यहाँ पे मतलब होगा कि किसान जो है जब ये सुनते हैं कि जगत, भूखी जगत पुकार कर रही है, यानी कि दुनिया भूखी संसार, भूखे लोग जो हैं वो पुकार रहे हैं अन्न के लिए, तो किसान जो है वो अपने अनाज का राखल धान चावल छोहे, मतलब धान चावल का जो छोह है, भंडार है, अन्न का जो भंडार है, उसको क्या करते हैं, लुटा देते हैं। क्या करते हैं, लुटा देते हैं, मतलब सबको बांट देते हैं, बांट नहीं देते मतलब दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, ले जाओ। किसान अपने पास अपना अनाज उत्पादित करके नहीं रखते, वो अपना अनाज क्या करते हैं, दे देते हैं लोगों को, है ना, दे देते हैं लोगों को। भले से मेहनताना तो लेते ही हैं, ऐसा थोड़े मेहनताना नहीं लेंगे, लेकिन जो मेहनताना लेते हैं ये इनके मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। हाड़क भीतर माजा नरम काठुर काया कोमल प्राण। और यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका जो हाड़क भीतर किसान और जवान जो है ना, जैसे हड्डी के भीतर बोन मैरो होता है ना, मज्जा किसको बोलते हैं, बोन मैरो, अंग्रेजी में मेरू रज्जू है ना आपका, उसको मज्जा कहा जाता है, ठीक है, मज्जा भी कहा जाता है। तो हाड़क भीतर, हड्डी के भीतर जैसे माजा नरम होता है ना, बोन मैरो एकदम नरम होता है, क्लियर है, मैरो, ठीक है, मैरो कहेंगे इसको, बोन मैरो नहीं, मैरो, अच्छा बोन मैरो ही कहेंगे। तो हड्डी के भीतर जैसे बोन मैरो होता है ना, मज्जा नरम होता है वो एकदम, उसी तरह से काठुर काया कोमल प्राण। काठुर मतलब कठोर, काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर में, कोमल प्राण। तो उसी प्रकार से हमारे जवान और हमारे किसानों के भीतर में जो इनका प्राण है, यानी कि ये मन से, भीतर से, शरीर से तो ये बड़े कठोर है, मजबूत मिलेंगे, लेकिन इन लोगों का मन जो है ना एकदम नरम मिलेगा। कैसा, तो उदाहरण देकर के बताते हैं, जिस प्रकार से हड्डी के भीतर मज्जा होता है, वैसे किसान और जवानों के शरीर के भीतर इनका जो मन है वो होता है। शरीर कठोर मगर मन नरम, हड्डी कठोर मगर मज्जा नरम, उसी प्रकार से जवान और किसान है हमारे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे है कि शत्रु कर छाती रूप माचाएं चढ़ी और सभे बाखे सभे से जैसन सूरज महान। अब यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इस लाइन में हमारे शत्रु छाती रूपी माचाएं चढ़ी जवान, अच्छा शत्रु के छाती पे छाती रूपी माचाएं मतलब शत्रु के सीने पे चढ़ी लहू लुहान है, यहाँ पे लहू लुहान, समझना। कह रहे हैं कि शत्रु कर मतलब शत्रु की छाती रूपी माचा पर, यानी कि माचा समझते हैं, माचा, अरे माचा बनाया लकड़ी एकदम ऐसे चार गो का बड़ी सारा लकड़ी रहता है और उसके ऊपर एक छत टाइप का बना करके उसके ऊपर पुआल उवाल जो नेवारी वगैरह रहता है ना उसको रखा जाता है, उसको माचा बोलते हैं, समझ रहे। तो क्या किया जाता है कि शत्रु छाती रूपी माचाएं चढ़ी लहू लुहान, सभे बाके शोभे से जैसन सूरज महान। यानी कि हमारे जवान जो होते हैं ये शत्रु के ऊपर, शत्रु की छाती पे एकदम, शत्रु से लड़ते लड़ते एकदम लहूलुहान होकर के जब शत्रु की छाती पे चढ़ जाते हैं, समझ रहे, संघर्ष करते करते लहूलुहान तो होंगे, एकदम जख्मी होकर के, लहूलुहान मतलब जख्मी होकर के, तो लड़ते लड़ते जख्मी होकर के भी जब ये शत्रु पे क्या करते हैं, शत्रु की छाती रूपी माचा पे चढ़ जाते हैं, मतलब है कि जब शत्रु पे अपना वर्चस्व कर लेते हैं, यानी कि शत्रु पे जब अपना विजय स्थापित कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये शोभने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज महान, जैसे सूर्य शोभता है ना, वैसे
सूर्य देखते हैं कितना सुंदर लगता है ना। तो सूर्य भाई, सूर्य तो सूर्य है। तो उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जब हमारे सैनिक, जब हमारे जवान जो है वो शत्रु पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, जब शत्रु पे अपना विजय स्थापित कर लेते हैं संघर्ष करके, लहूलुहान होकर के, मतलब क्या, संघर्ष करके जब शत्रु पे अपना विजय स्थापित कर लेते हैं तो एकदम शोभने लगते हैं। उसके बाद तो जवानों का कहना ही क्या है, नहीं, एकदम तिरंगा फहराते हैं तो कितना सुंदर लगने लग जाते हैं। सब है बाखे, मतलब सभी तरफ से, सभी हर तरफ से, है ना, सभी बाके मतलब सभी तरफ से, शोभे जैसन सूरज महान, तो सब तरफ से ये शोभने लग जाते हैं जब शत्रु पे विजय स्थापित कर लेते हैं, सूर्य की तरह शोभने लग जाते हैं। बजर मुठाएं, बजर मुठाएं, वज्र की तरह मुट्ठा, ये देख रहे हैं ना, मुठ, ये आपका जो मुक्का है ना, ये तो बजर मुठा, वज्र की तरह कठोर इनका जो मुठा होता है वो हरक मुठ धरी भूमि बिदायर के, भूमि बिदायर के मतलब भूमि को चीर कर, भूमि मतलब क्या होता है, धरती, धरती, तो धरती को बिदायर के मतलब धरती को चीर कर, यानी कि अपने कठोर मुट्ठी से क्या करते हैं, हल की मूठ को पकड़ते हैं और जमीन का सीना जो है वो चीर देते हैं, यानी कि खेत के क्या करते हैं, जुताई करते हैं। हाथी के घेचाएं, हाथी की घेचाएं माहुतरी शोभे भाई किसान जे, और हाथी के गर्दन पे जिस प्रकार से, माहुत का मतलब होता महावत, तो हाथी के गर्दन पे जिस प्रकार से महावत शोभता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे किसान भाई भी शोभते हैं। हमारे किसान किस तरह से शोभते हैं, तो इनके लिए उदाहरण दिया गया, जैसे महावत हाथी के गर्दन पे बैठा हुआ शोभता है, उसी तरह से हमारे किसान भी शोभते हैं। मुख सुख शांति गोड़ा असल अखनीय जवान किसान, कहा जा रहा है कि वास्तव में सुख और शांति का जो आधार है, क्या है, गोड़ा का मतलब क्या होता है, आधार, तो कहा जा रहा है कि किसी भी देश के लिए सुख और शांति का जो आधार है ना, वास्तव में हमारे जवान और किसान ही है। एखनीय, एखिन, एखिन बहुवचन है जिसमें खिन प्रत्यय लगा हुआ है, एखिन से बना है एखनीय, मतलब यही सब जवान और किसान है। देश हितक तरे खाड़ा मोरे लागी रात दिन, देश हितक तरे मतलब देश के हित के लिए, तरे मतलब ऐसे नीचे होता है, तो यहां पे अर्थ है कि देश के हित के लिए खड़ा मोरे लागी रात दिन, मुड़ झुकवी श्रद्धाएं हमें तकर गोड़ठिन, जो देश के हित के लिए दिन रात मरने के लिए खड़े हैं। मोरे लागिन मतलब मरने के लिए, रात दिन खड़े हैं। अब सच मरने के लिए मतलब अपने आप को जिन्होंने देश की सेवा के लिए पूरी तरह से झोंक दिया है, इसका मतलब ये निकल के आता है। मरने के लिए का मतलब ये है, मरने का मतलब खाली मरने के लिए नहीं, मरने का मतलब जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को झोंक दिया है, भले से प्राण तक चले जाएं, तो ऐसे लोगों के सामने कवि जी कहते हैं कि मूड झुकवी, यानी कि हम अपना माथा नवाते हैं श्रद्धा से, श्रद्धाएं मतलब श्रद्धा से, हमें तकर गोड़ ठिन, यानी कि इनके पांवों पे हम, आप पांवों, ठिन ठिन मतलब पास होता है, तो उनके पांवों पे होगा इसका अर्थ कि उनके पांवों पे हम अपना मस्तक जो है वो श्रद्धा से नवाते हैं, जो दिन रात देश के हित के लिए अपने आप को झोंक दिए हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। देश एक पेट भोरे ले बरत जे किसान ले, किसान देखो जिन्होंने देश का पेट भरने का व्रत ले लिया है, कसम खा लिए हैं, हमार पूजा लेवे जुकुर सेहे ले तो वो है भेल। इस कवि जी कहते हैं कि देखो किसान देश का पेट भरने के लिए कसम खाया, व्रत ले लिया है, इन्हें हम देश के लोगों का पेट भर के रहेंगे, देश का पेट भर के रहेंगे। तो कवि जी कहते हैं कि ओ हो देखो मेरी पूजा लेने के लायक वास्तव में तो यही है, और कोई भगवान वगैरह नहीं। ये देखो अगर पूजा लेने लायक कोई है, मेरी पूजा लेने लायक कोई है, अगर मैं किसी की पूजा करूं तो मैं किसान की ही पूजा करूंगा। देखो तो किसान को देश का पेट भरने का व्रत ले लिया है, देश का पेट भरने का कसम खा लिए है, तो मेरी पूजा लेने लायक, जुकुर मतलब योग्य, तो मेरी पूजा लेने योग्य अगर कोई है तो किसान ही है। औखिन का जन्म सफल, औखिन एक मरण सफल, औखिन शब्द जवान और किसानों के लिए कहा जा रहा है कि इनका तो मरना भी सफल है, इनका तो जीना भी सफल है ना, इनका मरना भी सफल, इनका जीना भी सफल है। वास्तविक जिंदगी तो हमारे जवान और किसान ही जी रहे, ऐसा भाग्य सबको कहां मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं हमारे कवि जी। इनका जीना मरना दोनों सफल है। आगे लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति का जे ख्याल रखल करे। अब यहां पे देखो ये क्या कह रहे हैं, ये अब कविता को थोड़ा सा फैला रहे हैं। अभी तक जवान किसान कर रहे थे, मगर अभी देखो थोड़ा सा यहां से चेंज होगा आपका कविता। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कर जे ख्याल रखल करे, भारतीय संस्कृति का जो ख्याल रखा करता है,
है ना। भारतीय संस्कृति का, अपने भारत का जो ख्याल रखा करते हैं, देश एक जे लाल नित्य मेहनत करल करे, देश के वे लाल जो नित्य मेहनत करते रहते हैं, किस लिए, अपनी भारतीय संस्कृति का ख्याल रख करके अपने भारत के लिए जो नित्य मतलब प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं। बहादुर वह जवान किसानों वही बहादुर है, जवान वही है, किसानों वह मतलब किसान भी वही है। यहाँ पे अपनी पोयम को कवि जी थोड़ा विस्तार दे रहे हैं, और अभी तक सिर्फ जवान और किसान कह रहे थे ना, जवान और किसान की तारीफ कर रहे थे, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सब की तारीफ करके कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का ख्याल रखा करते हैं ना, और देश के वे लाल, देश के वे बेटे जो नित्य मेहनत कर रहे हैं अपने भारतीय संस्कृति को ख्याल में रख करके, अपने भारत देश को ख्याल में रख करके, वास्तव में बहादुर तो वही है, जवान भी वही है, किसान भी वही है, ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियों वे हैं, ज्ञान के विद्वान शास्त्री भी वही है ना। बोली वह लाल कर आज चढ़ल पैद जबान, और ऐसे लोगों की ही बात आज प्रत्येक जबान पे चढ़ी हुई है, हर किसी के मुख पे चढ़ी हुई है। इस पैराग्राफ को समझना, नहीं तो भटकाव है इस पैराग्राफ में, ठीक है। बोली वह, आज देखो जवान किसान की सभी बातें कर रहे हैं, तो कवि जी कहते हैं कि हर कोई जवान और किसान है, वे जो देश की संस्कृति का ख्याल रख रहा है, जो देश का ख्याल रख रहा है, देश के लिए नित्य मेहनत कर रहा है, वही जवान है, वही किसान है, विद्वान शास्त्र, ज्ञान के विद्वान शास्त्री भी वही हैं। और बोली वह लाल कर, आज उसी लाल की बोली प्रत्येक जवान पे चढ़ी हुई है ना। उसी लाल की बोली, देश एक लाल है ना, जे लाल, तो यहां से लाल यहां पे ले आए, कहते हैं उसी लाल की बोली, उसी सपूत की बोली आज प्रत्येक जवान पे चढ़ी हुई है। किसकी, कौन से सपूत की, जो देश का ख्याल रख रहे हैं, देश की संस्कृति का ख्याल रख रहे हैं, और इनमें से हमारे जवान और किसान भी हैं। कौन है, जवान और किसान भी हैं। क्लियर है। आगे है, आगे समझिए क्या है, आगे है कि जीव देलक विदेशे जय या पर भारत देश ले, जीव देलक विदेशे। अब इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा समझना है, इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा समझना। कहते हैं जीव देलक विदेशे जय अपन भारत देश ले, जिसने विदेश में जाकर के अपने भारत देश के लिए जान दे दिया, जान दे दिया। पदक ले, पदक दे मातल लाए जे भारत देश ले, पदक से, पदक के लिए जो माते नहीं, मतलब पदक का जिनको जरा भी नशा नहीं था, पदक का मतलब जिसको अपने देश के लिए काम करने का ही सिर्फ ध्यान था, जिसको किसी प्रकार के सम्मान की कोई लालसा नहीं थी, इसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, आगे क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। कहते हैं जीव देलक विदेशे, जिसने विदेश में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए, पदक ले जे मातल नाय भारत देश ले, पदक की जिनको कभी भी कोई लालसा नहीं थी, कोई लालच नहीं था, जिसके भीतर राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी, उसने अपना जान कहां जाकर के दे दिया, विदेश में जाकर के दे दिया। राजभोग गदा सदा काट देलक दिन जे, राजभोग गादाएं सदाएं, राजभोग की गादाएं सदाएं काट देलक दिन जे, यानी कि जिसको राजभोग, राज सुख मिलने के बाद भी जिसको राजभोग की कोई लालसा नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, जिसको सिर्फ अपने देश से प्यार था। कैसन त्यागी रहे इस युग के मानुष से, कैसे त्यागी थे वो इस युग के मानुष, कैसे त्यागी थे इस युग के मानुष। हमनियो अखर ध्याने फुरछावा जोरे तान, जय जवान जय किसान। हम सभी भी क्या करें, उनको ध्यान में रख करके, उनको ध्यान करके, यानी कि उनको मन में रख करके क्या करें, उनको सोच करके, उनको ध्यान करके क्या करें, जोर से बोलें जय जवान जय किसान। तो यहां पे बात किसकी की जा रही है, इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों बात जो किया जा रहा है वो लाल बहादुर शास्त्री का किया जा रहा है। एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिनका विदेश में जाकर के अपने क्या किए, जान दे दिए। ताशकंद समझौता के दौरान अफगानिस्तान के ताशकंद शहर में इनका क्या हुआ, ताशकंद समझौता पे सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने के बाद इनका अगले दिन एकदम रहस्यमयी मौत हो जाता है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात कहा जा रहा है, जिनके भीतर राष्ट्रभक्ति थी, राज सुख होने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जिनके भीतर में सिर्फ देश था, जिनको राज सुख की कोई लालसा नहीं थी, जिनको किसी प्रकार के कोई सम्मान की लालसा नहीं थी, भूख नहीं थी, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ देश आगे था। ऐसे त्यागी, कैसे त्यागी थे इस युग के, इतने बड़े त्यागी थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी।
इनके किस्से बड़े मशहूर हैं, बहुत सारे किस्से हैं, मगर ये कविता बड़ी लंबी है तो आपको सुनाना नहीं चाहूंगा। पर हमारा ये पूरा पैराग्राफ जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित है, याद रखिएगा। हामिनो ओखर ध्याने, यानी कि हम सभी भी लाल बहादुर शास्त्री जी को ध्यान करके जोर से उनके द्वारा दिया गया जो नारा है, जोरे तान मतलब जोर से एकदम तान के बोले, है ना, जोर से बोले। क्या बोले? तो जय जवान जय किसान। क्या बोले? जय जवान जय किसान बोले। तो यहां समझ में आ गया ये किसकी बात की जा रही है? क्लियर है? पूरा का पूरा कविता क्लियर है। और यहां पे ये कविता आपका क्लियर हो गया दोस्तों। मैंने जो आपको समझाया है इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखना, समझ रहे हैं? जो मैंने आपको अप्रोच दिया, हर एक चीज मैंने आपको बताया, शब्दावली बताया, कहाँ क्या है, किसके लिए कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये सब मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों को। तो देखो, जय जवान जय किसान किनकर दियल नारा लागे। मैंने कहा था ना कि इस कविता में बहुत भटकाव है, थोड़ा सा भी गड़बड़ होने पे इंसान दिशाहीन हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो मैंने इसी वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कविता आप लोगों को YouTube पे दे दिया जाए, आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। और मैं कहां तक सफल हुआ हूं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। और सवाल है कि जय जवान जय किसान किनका दिया हुआ नारा है, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो जय जवान जय किसान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका दिया हुआ नारा है। क्लियर है? इनका दिया हुआ नारा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जय जवान जय किसान खोटा साहित्य कैसन रचना लागे। जय जवान जय किसान जो है ये खोटा साहित्य की रचना है। कैसी रचना है? तो दोस्तों जय जवान जय किसान जो है ये कविता है। कौन से पुस्तक में आई है? एक पथिया डोंगल महुआ में आई। कौन से पुस्तक में? एक पथिया डोंगल महुआ में आई है। आगे देखो, आगे जय जवान जय किसान किनकर कविता हके। जय जवान जय किसान जो है किनकी रची हुई कविता है। तो दोस्तों जय जवान जय किसान जो है किनकी रची हुई कविता पूछ रहा है ना, तो ये महेश गोलवार जी की रची हुई कविता है। गोलवार जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो गोला के रहने वाले हैं, समझ रहे हैं ना, गोला रामगढ़, तो गोला के हैं ये। क्लियर है? गोलवार। अगला देखो महेश गोलवार जी को। अगला सवाल है जय जवान जय किसान कविता कौन किताब में इजराइल है। ये जो कविता है ये कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुई है? तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में प्रकाशित हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करते चलिएगा आप लोग, किसान कौन संज्ञा लागे। तो किसान जो है ये जातिवाचक संज्ञा है ना। गोठवाचक सी ऑप्शन कर लीजिए, सी छूटा हुआ है। तो ये जो है किसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कवि जी देश कर बीसी केकरा मानो थी। बीसी का मतलब मैंने आपको बताया मेरुदंड अर्थात आधार। तो देश के जो आधार है वो कौन है? मेरुदंड कौन है? रीढ़ कौन है? तो जवान और किसान दोनों। तो सटीक आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है, ये आसान से सवाल है सब। कवि जी देश के जवान के प्राण किसको मानते हैं। तो कवि जी देश के जवान के भी प्राण मानते हैं चासालों को, किसान को। दोस्तों इस कविता में मैंने आपको समझाया कि किसानों के लिए दो शब्द का इस्तेमाल हुआ, एक शब्द किसान और दूसरा शब्द चासा। क्लियर है? ये कविता किनको ये कविता जो है लाल बहादुर शास्त्री को ध्यान में रख करके रची गई है। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को ध्यान में रख करके रची गई है ना। इन्हीं के सम्मान में भी कह सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के सम्मान में भी कह सकते हैं। ये जब मर गए तब लिखा गया, क्योंकि अंत की पंक्तियों से यही क्लियर होता है, देलक जान जे विदेशे। शास्त्री जी के बारे में ही कहा जा रहा है। अगला है जय जवान जय किसान कविता के लेता रे गलत के छांटा। इस कविता के संदर्भ में आपको गलत छांटना है कि कविता है जवान के बड़गिरी करल गेल है, सही बात है, बड़गिरी करल गेल है, बड़गिरी दो बार आ गया है। कवि कविता जैसे किसान को लोग बड़गिरी करे, सही बात है, तो 1 2 डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, अगला है कि किसान सब शब्द एक वचन छांटा। तो किसान सब बहुवचन है। अभी एक एग्जाम हुआ था पारा टीचर का, पारा टीचर वालों के लिए एग्जाम हुआ था जिसमें 30 सवाल पूछे गए और बहुत जल्द मैं वो सारे सवालों के आपको आंसर जो है वो बतलाऊंगा। दोस्तों उस सेशन से आप लोग जरूर जुड़िए, आज तो नहीं लेकिन इसके बाद हो सकता है वो जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवालों को मैं आपके सामने लाऊंगा। इसलिए लाऊंगा ताकि आपको पता चले कि खोटा में कैसे सवाल अब भी बन रहे, क्योंकि हालिया एग्जाम एक वही हुआ है जिसमें खोटा पूछा गया है और अभी इधर कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो क्या आप सब उस एग्जाम के प्रश्नों को देखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो हम लोग सबको मिलकर के लाइव जुड़ेंगे। आज नहीं जुड़ेंगे दोस्तों,
अब हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में आपको मैं वो वाला आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? तो किसान सब शब्द एक वचन छाट आप लोग जरूर उसको देखिएगा, सब कोई देखिएगा, है ना, सब कोई देखिएगा। वो नए नए सवाल हैं और आपके काम के भी उसमें बहुत सारे सवाल हैं। आपको वहां से प्रश्नों की प्रकृति पता चलेगी कि आपके एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे। और पारा टीचर वाले को भी शेयर कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ताकि उनके भी पता चले कितना सही मार्क आ रहा है, कितना गलत। तो बहुत जल्द सेशन लाएंगे हम। किसान सबके बहुवचन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखो, अगला है जय जवान जय किसान कविताएं किसाने की विशेषता बतवल गेले। तो किसान तरवारे धार सावा गतरा है वे, सही बात है। बरखा हाड़ कपवा जड़ सावा जंगरा है वे, ये भी सही बात है। खूबे वीर धीर किसान होते हैं, तो इसमें सब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब सही हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि महेश गोलवार जी पूरा नाम किए के। तो महेश गोलवार जी का पूरा नाम है महेश चंद्र पोद्दार। क्या नाम है? महेश कुमार रावानी, महेश प्रबुद्ध पोद्दार, महेश कुमार, पूरा नाम पूछा है ना, तो इसमें तो एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ये तो होगा नहीं, प्रबुद्ध पोद्दार, महेश कुमार पोद्दार छूट गया, यहाँ पे पोद्दार होना चाहिए था, बी होगा। दोस्तों देखो, ऑलरेडी मैं इसका एमसीक्यू आप लोगों को करवा चुका हूं। मैंने आप लोगों को इसका एमसीक्यू करवा रखा है। आप लोग जाओ एक पथिया डोंगल महुआ का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो, आपको मिल जाएगा जय जवान जय किसान का एमसीक्यू। क्लियर है? और आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, पर मुझे यकीन है कि ये कविता अब आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक शब्द लाइन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और बहुत जल्द आप लोगों को मैं लोकगीत भी पढ़ाऊंगा, और लोकगीत पढ़ेंगे ऐसा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कहीं, है ना। तो लोकगीत भी पढ़ने के लिए आप सब तैयार हैं? तो अगले अभी नहीं, एक सेशन आप लोगों को हो सकता है मिलेगा ग्रामर का एक टॉपिक। अब मैं ग्रामर का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू दूंगा आपको, ऐसे नहीं दूंगा। तो आप तब तैयार हैं? तैयार हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। और लोकगीत को लेकर के टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ाएंगे लोकगीत, जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे लोकगीत। मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।